दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तलाक, एक कड़वा सच। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबोध और अंजलि की शादी कुछ ही महीनों बाद होने वाली थी। इस शादी से अंजलि और सुबोध दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि ये दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और अब बारी थी इन दोनों की शादी की, क्योंकि दोनों के परिवार वाले भी राजी थे। सुबोध दिल्ली का रहने वाला था और उसके होने वाली पत्नी किसी दूसरे शहर से थी, लेकिन दिल्ली के ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। सुबोध के घर वाले बहुत पैसे वाले थे। सुबोध के नाम कई सारी जमीन और काफी सारी प्रॉपर्टी भी थी। ऐसा नहीं था कि अंजलि ने सुबोध को पैसे के लिए पसंद किया था, बल्कि वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इन दोनों की शादी में बस कुछ ही दिन बच जाते हैं। दोनों को बेसब्री से इस सुनहरे पल का इंतजार था और आखिरकार इन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सुबोध ने अंजलि के माता पिता से किसी भी तरह का कोई भी दहेज नहीं लिया था। सुबोध एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। आज सुबोध की पहली रात थी। वह अंजलि से मिलकर बहुत खुश था। अंजलि भी काफी खूबसूरत थी, जिस वजह से सुबोध के परिवार वाले भी काफी खुश थे। और हर जगह सुबोध की ही बात हो रही थी कि सुबोध ने बिना दहेज लिए कैसे शादी कर ली। और अंजलि के मायके में भी यही बातें हो रही थी कि आज के दौर में भला बिना दहेज के शादी कौन करता है। शादी के कुछ दिनों बाद सुबोध के माता पिता कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम लोग कहीं बाहर घूम आओ, क्योंकि फिर छुट्टियां कहाँ मिलेगी घूमने की। जाओ बेटा, बहू को कहीं घुमाकर ले आओ। तभी सुबोध अंजलि से कहता है, बताओ अंजलि, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है। तभी अंजलि सुबोध से कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सुबोध कहता है, अरे बाबा, कहीं तो चलो। अब माँ बाबूजी इतने प्यार से बोल रहे हैं तो तुम मना क्यों कर रही हो। उतने में ही अंजलि कहती है कि मैं इतने दिनों से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं दिल्ली में भी अच्छे से नहीं घूमी हूँ। सुबोध कहता है, अच्छा यह बात है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिल्ली ही की सैर कराता हूँ। अंजलि और सुबोध दोनों अगली सुबह नाश्ता करके दिल्ली के इंडिया गेट, लाल किला जैसे जगह पर घूमने जाते हैं। उसके बाद सुबोध अंजलि को एक अच्छे से होटल में लेकर जाता है और वहां बिरयानी और बटर नान ऑर्डर करता है। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। उसके बाद अंजलि और सुबोध आपस में बातें करने लगते हैं। तभी सुबोध के सर में हल्की सी दर्द महसूस होती है, जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सुबोध अंजलि से बोल पड़ता है, अंजलि, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। अंजलि सुबोध से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। सुबोध अंजलि से कहता है, नहीं, वह थोड़ी सी सर में दर्द हो रही है। अंजलि उसे पानी पिलाती है। धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है। उतने में ही वेटर खाना लेकर आ जाता है। सुबोध अंजलि को अपने हाथों से खिलाता है और अंजलि भी सुबोध को अपने हाथों से खिलाती है। दोनों खाना खाकर होटल से बाहर निकल जाते हैं। शाम होने वाली थी। अंजलि सुबोध से कहती है, चलो सुबोध, अब हम लोग घर चलते हैं। बहुत घूम लिया हम लोगों ने। माँ बाबूजी घर पर अकेले होंगे ना, चलो चलते हैं। सुबोध कहता है, अरे दिल्ली दिल वालों का शहर है, अभी यहाँ बहुत कुछ है, यह तो बस शुरुआत है, चलो और घूमते हैं। अंजलि कहती है, नहीं, चलो घर चलो, माँ बाबूजी अकेले हैं, पता है ना तुम्हें। सुबोध कहता है, ठीक है अंजलि, चलो फिर कभी और घूमने आएंगे। दोनों अपने घर आ जाते हैं। माँ बाबूजी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका बेटा सुबोध और उनकी बहू अंजलि दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबोध रोज अपने ऑफिस जाया करता था। अंजलि सुबोध का बहुत ख्याल रखती थी। सुबोध को किसी भी चीज के लिए बोलना नहीं पड़ता था। अंजलि सारा सामान हाजिर कर देती थी, जिस वजह से सुबोध अंजलि से बहुत खुश रहता था। एक बार अंजलि सुबोध से कहती, देखो ना सुबोध, माँ बाबूजी से मिले हुए कितने दिन हो गए हैं, मुझे अपने मायके जाना है। तभी सुबोध कहता है, तो इसमें इतने डरने वाली क्या बात है, चली जाओ, चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। तो अंजलि कहती है, नहीं सुबोध, मैं इसलिए डर रही थी कि कहीं तुम्हारे माता पिता गुस्सा न करें कि अभी अभी शादी हुई है और मायके जाने की बात कर रही है। तभी सुबोध कहता है, अरे नहीं अंजलि, मेरे माता पिता ऐसे नहीं है, वह तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, मेरे घर में कोई बेटी है ही नहीं, इसलिए तुम ही हो अब इस घर की बेटी और बहू दोनों। तभी सुबोध कहता है, चलो कल सुबह मैं तुम्हें
अपने मायके पहुंचा दूंगा। उतने में ही सुबोध को फिर से उसके सर में दर्द महसूस होता है। अंजलि पूछती है, क्या हुआ सुबोध, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? तभी सुबोध कहता है, अरे नहीं, ऑफिस का काम का टेंशन रहता है ना, इसलिए सर का दर्द हो रहा है। तो अंजलि कहती है, लाओ ना मैं दबा देती हूँ। सुबोध कहता है, ठीक है दबा दो, हो सकता है कल ये मालिश मिले या ना मिले। अंजलि गुस्से में कहती है, क्या फालतू की बातें करते रहते हो सुबोध, आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। और सुबोध जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह सुबोध अंजलि को उसके मायके के लिए लेकर निकलता है और वहां पहुंचने के बाद एक दिन रहने के बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। सुबोध को अंजलि की कमी महसूस हो रही थी क्योंकि अंजलि ही घर का सारा काम करती थी। अंजलि के ना रहने पर सुबोध का सारा काम उसकी माँ करती थी, ऑफिस के लिए लंच पैक करना, नाश्ता बनाना और घर के सारे काम। अंजलि के गए हुए 3 दिन बीत चुके थे। सुबोध को सर में फिर से दर्द होने लगा था तो उसकी माँ सुबोध से पूछती है, क्या हुआ बेटा? तभी सुबोध कहता है, नहीं माँ, सर में दर्द सा लग रहा है। उसकी माँ चिंता में आ जाती है और कहती है, बेटा तू डॉक्टर से जाकर दिखा ले, दवा ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। सुबोध कहता है, अरे नहीं माँ, यह थोड़ी सी दर्द है, ऑफिस के काम का प्रेशर है ना इसीलिए। सुबोध की माँ कहती है, देख बेटा, अपनी मनमानी करना बंद कर, चल चुपचाप से डॉक्टर के यहाँ जा और दवा लेकर आ जा। सुबोध को माँ की बात माननी पड़ती है। सुबोध दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद सुबोध डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और साथ ही एक जांच भी लिख देता है। सुबोध अगले सुबह जांच कराने के लिए लैब में जाता है। उसके तुरंत बाद ही सुबोध को उसकी रिपोर्ट मिल जाती है तो वह डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देता है और उसे खाने की सलाह देता है। सुबोध सारी दवाइयों को समय पर लिया करता था। सुबोध की सर दर्द धीरे धीरे कम हो गया था। कुछ दिनों बाद अंजलि भी अपने ससुराल सुबोध के पास आ जाती है। सुबोध अंजलि से सवाल करता है, तो कहाँ कहाँ घूमा तुमने? अंजलि जवाब देती है, मैंने अपने फूफी के यहाँ, चाचा चाची के यहाँ और अपने दादा दादी के गांव जाकर खूब मस्ती की क्योंकि मुझे गांव की खेत बहुत पसंद है। मैं बचपन में वहाँ बहुत खेला करती थी। सुबोध बड़े प्यार से कहता है, अच्छा तो तुमने इतनी सारी मस्ती की, वह भी मुझे अकेले छोड़कर? अंजलि जवाब देती है, ठीक है, अगली बार तुम भी चलना। सुबोध जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी तो सुबोध खाना बनाने में अंजलि का हाथ भी बटा दिया करता था। एक बार की बात है कि अंजलि ने सब्जी में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डाल दी, जिस वजह से माँ बाबूजी ने कहा, आज सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा है। तो सुबोध अचानक से बहुत गुस्सा करने लगता है कि देखो, तुम्हारी वजह से माँ बाबू को इतनी तकलीफ हुई, तुमको इतनी मिर्च नहीं डालनी चाहिए थी। तभी सुबोध के माता पिता कहते हैं, बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है, गलती हो ही जाती है, मुझसे भी पहले हुआ करती थी। सब्जी इतनी भी तीती नहीं बनी है कि हम सबकी जान निकल जाए, इसलिए ज्यादा चिल्लाओ नहीं और खाना खाओ। तभी सुबोध अपनी माँ से कहता है, देखिए माँ, आप अंजलि की पक्ष मत लीजिए। इतना कहने के बाद सुबोध बाहर चला जाता है। सुबोध की माँ कहती है, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, बेटी जब से तू अपने मायके गई है तब से एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है। जा बेटी, तू सुबोध की बातों का बुरा मत मान, मैं उसको समझा दूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। तभी सुबोध अंजलि के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, पता ही नहीं चला कि मैंने इतने सारे बात तुम्हें कैसे कह दिया, चलो अब मुझे माफ भी कर दो। इतना कहने के बाद सुबोध अंजलि के आंसुओं को पोंछता है और अंजलि से वादा करता है कि अब वह कभी भी उसे चिल्लाकर कोई बात नहीं कहेगा और अंजलि को अपने गले से लगा लेता है। अंजलि सुबोध को माफ कर देती है। दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबोध और अंजलि के बीच सुलह हो जाती है। इस वजह से सुबोध की माँ काफी खुश थी। एक बार की बात है कि सुबोध ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी वह अंजलि से कहता है कि वह सफेद वाली शर्ट कहाँ है जो मैंने तुमको 2 दिन पहले ही लाकर दी थी। अंजलि कहती है, कौन सी शर्ट, तुमने तो मुझे कोई शर्ट लाकर नहीं दी है। सुबोध गुस्से में आ जाता है और कहता है, देखो अंजलि, मजाक मत करो, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, आज बहुत जरूरी मीटिंग है। अंजलि कहती है, देखो सुबोध, मैं मजाक क्यों करूंगी, तुमने मुझे कोई शर्ट लाकर नहीं दिया है। सुबोध फिर से चिल्लाकर कहता है कि सच में मैं परेशान हो गया हूँ अंजलि, तुमसे कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, एक शर्ट भी तुमसे संभाल कर नहीं रखी जाती है। सुबोध खुद से अलमारी खोलता है और उसमें से एक दूसरी
दूसरी शर्ट निकालकर पहन लेता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। उसके ऑफिस जाने के बाद अंजलि खूब रो रही थी। उसकी माँ पूछती है, बेटा तुमने वह शर्ट कहाँ रखी है, हो सकता है तुम्हें याद नहीं आ रहा हो। अंजलि फिर से कहती है, माँ सुबोध ने मुझे कोई शर्ट लाकर नहीं दिया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। सुबोध की माँ कहती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। सुबोध ऑफिस के लिए निकलता है, रास्ते में ही जाता रहता है तो उसे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल उसी हॉस्पिटल से आता है जहां उसने अपने सर दर्द का इलाज कराया था। हॉस्पिटल वाले सुबोध को उसकी पत्नी के साथ बुलाते हैं, लेकिन सुबोध अपनी पत्नी से लड़ाई करके गया था, इसलिए वह कह देता है कि उसकी पत्नी मायके गई हुई है, बोलिए क्या काम है। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं, ठीक है आप अकेले ही आ जाइए। सुबोध कहता है, ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा क्योंकि अभी मेरी ज़रूरी मीटिंग है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है। शाम ऑफिस से निकलने के बाद सुबोध सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सिस्टर उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। तभी डॉक्टर सुबोध से पूछते हैं, बताइए आपकी तबीयत कैसी है। सुबोध कहता है, बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होना है। तभी डॉक्टर सुबोध से कहते हैं, देखिए सुबोध जी मैं बात को ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता, लेकिन सच तो यह है कि आपको दिमाग में कैंसर है। उस वक्त तो हम लोगों ने दवा दिया था, लेकिन आज रिपोर्ट देखने के बाद यह साफ हो गया है कि आपको ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तभी सुबोध कहता है, आप लोगों से कोई भूल हुई है, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर सुबोध को वैसा ही लक्षण बताते हैं जो सुबोध के साथ हो रहा था। सुबोध इस बात पर यकीन कर लेता है। डॉक्टर कहता है, इस ऑपरेशन के लिए आपको अमेरिका जाना होगा, कुल मिलाकर 12 लाख रुपए खर्च आएंगे। सुबोध कहता है, पैसे की चिंता आप ना करें, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैंसर कैसे हो गया। तभी डॉक्टर कहता है, देखिए सर यह एक ऐसी बीमारी है जो हर 15,000 लोगों में से एक लोगों को होती है, लेकिन सर आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका इलाज है। सुबोध अपनी रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल के बाहर आता है और अपने घर के लिए चल देता है। रास्ते भर यही सोचते रहता है कि मुझे बीमारी कैसे हो गई। अब उसे धीरे धीरे यह समझ आ रहा था, इसलिए वह चिड़चिड़ा सा महसूस करता था और अपनी पत्नी अंजलि पर चिल्लाया करता था। उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन इस बीमारी से उसके घर वाले बिल्कुल अनजान थे। सुबोध अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। ना ही अंजलि से बात करता है और ना ही रात का खाना खाता है। अंजलि को ऐसा लग रहा था कि सुबोध उससे बहुत गुस्सा है, इसलिए वह सुबोध को बहुत मनाती है, लेकिन सुबोध नहीं उठता है। उसने भी यह ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करे कि अंजलि उससे नफरत करने लगे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। सुबोध आज भी अंजलि से बहुत प्यार करता था, लेकिन हरकत ऐसी करता था कि अंजलि सुबोध से नफरत करे। धीरे धीरे अंजलि सुबोध से दूर हो रही थी। दोनों एक ही कमरे में रहते, लेकिन दोनों के बीच बात ना के बराबर होती। यहाँ तक कि सुबोध ने अकेले जमीन पर सोना शुरू कर दिया। सुबोध की अजीब बर्ताव देखकर आखिरकार अंजलि पूछ ही बैठी कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो सुबोध। तभी सुबोध कहता है, देखो अंजलि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। अंजलि यह सब बात सुनती है और कहती है, मैं बहुत पहले ही समझ गई थी सुबोध कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। ठीक है, जब तुमने फैसला ले ही लिया है और तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, तुम फिर से अपना घर बसा लेना, वैसे भी तुमको मुझसे क्या मतलब है। अगले दिन सुबोध अंजलि को कागज लाकर देता है। यह कागज कोई मामूली कागज नहीं थी, यह कागज इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने वाली थी। सुबोध इस तलाक नामे पर अपनी हस्ताक्षर कर देता है और अंजलि को यह सारे कागजात दे देता है। सुबोध के घर वाले सुबोध पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तू पागल हो गया है बेटा जो ऐसा कर रहा है, बेटा तू ऐसा नहीं कर सकता है, बहू ने ऐसा क्या किया है कि तू उसे तलाक दे रहा है। लेकिन सुबोध अपने घर वालों की एक नहीं सुनता। अंजलि बिना हस्ताक्षर किए ही उस कागज को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, रुको मैं उस सुबोध को बताता हूँ, चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और उस सुबोध के नाम केस करते हैं। अंजलि के घर परिवार में जब ये खबर फैल गई तब सब लोग यही कह रहे थे, अच्छा यही वजह थी कि सुबोध ने कोई दहेज नहीं लिया था, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन यह अंजलि की माँ भी ना कह
कहती रहती थी कि मेरी बेटी राजकुमारी बन के रहेगी। देख लिया ना क्या हुआ नतीजा। और उधर अंजलि बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। वह उस तलाकनामे को अपने सीने से लगाकर खूब रो रही थी। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि सुबोध, जिससे उसने इतना सारा प्यार किया, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच यही था। तभी अंजलि उस कागज को खोलती है और अपना हस्ताक्षर करने के लिए पन्ने को पलटती है तो वह पाती है कि उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। वह उस कागज को पढ़ती है। उस कागज को पढ़ने के बाद अंजलि के आंखों में आंसू भर जाते हैं। पता है उस कागज में क्या लिखा था? उस कागज के टुकड़े में लिखा था, देखो अंजलि, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस उम्र में लड़कियां लाल जोड़े पहना करती हैं, उस उम्र में तुम सफेद कपड़े पहन विधवा बन जाओ। मुझे माफ कर दो अंजलि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं तुम पर चिल्लाया करता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं बातों को भूल जाया करता था। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा करता था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अंजलि, यह मेरे सर का दर्द कोई छोटी मोटी दर्द नहीं है, बल्कि यह तो बहुत बड़ी बीमारी आने की दस्तक है। अंजलि, तुम्हारे मायके जाने के बाद मैंने माँ के कहने पर दवाइयाँ ली, साथ ही जांच भी कराई, तो मुझे पता चला कि मुझे दिमाग में कैंसर है। इसके लिए मुझे दूसरे देश जाकर ऑपरेशन कराना होगा। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं एक जाने माने डॉक्टर से इस बारे में पता किया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, चाहे मैं ऑपरेशन कराता हूँ या नहीं। ऑपरेशन कराने से भले ही मैं कुछ ज्यादा दिन इस दुनिया में बिता सकूं, लेकिन मेरा अंत होना बहुत जल्द ही लिखा है। इसलिए अंजलि, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर एक विधवा होने का धब्बा लग जाए। इसलिए अगर हो सके तो खुद के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ लेना, क्योंकि मेरा साथ यही तक था। मुझसे जितनी सारी भी गलतियां हो गई उसे माफ कर देना अंजलि। यह बात सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बीमारी के बारे में मेरी माँ को भी पता नहीं है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे डर है कि यह खबर सुनकर उनको कुछ हो ना जाए। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि यह सब बात किसी को भी मत बताना। प्लीज तुम इस पेपर को अपने साइन कर दो और अपनी नई जीवन की शुरुआत कर। देखो अंजलि, यह कागज कोई तलाकनामा नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारे नाम कुछ रुपए वसीयत किए हैं, जिसे तुम अपने आने वाले कल में इस्तेमाल करना। देखो अंजलि, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी एक बात याद रखना, यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरे माता पिता जीते जिंदगी ही दम तोड़ देंगे। तुम्हारा सुबोध। अंजलि अपने माता पिता के पास आती है और वह कागज का टुकड़ा अपने माँ के हाथ में दे देती है और खूब रोने लगती है। कहती है, देखिए माँ, बाबूजी, आप लोग जिस सुबोध को इतना बुरा भला कह रहे थे, वह तो अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसलिए कृपया करके आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस कागज के टुकड़े को पढ़ने के बाद अंजलि के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे लोग भी इस दर्दनाक बीमारी से कांप उठते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। सुबोध इलाज के लिए दूसरे देश में चला जाता है। इलाज के दौरान उसके सारे सर के बाल उड़ जाते हैं और उसकी सेहत भी बद से बदतर हो जाती है और बेचारा सुबोध इस दुनिया को अलविदा कह देता है। सच में अंजलि के लिए दूसरी शादी करना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि सुबोध ने जाते जाते सारे लोगों को रुला दिया था। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। जो भी सुनता तो उसकी आत्मा दहल जाती। सुबोध ने तलाक देकर सही किया या फिर गलत, ये आप कमेंट जरूर करें। और आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।